हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी चैनल एजुकेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों जितनी अकुलाहट के साथ में बीपीएससी एग्जाम करवा रहा है उतनी ही अकुलाहटता आपको अपनी मेहनत के प्रति दिखानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी TRE 3.0 से संबंधित कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों हिंदी का आज का ये प्रैक्टिस सेट है और हिंदी के अंतर्गत 30 मिनट में आपको हिंदी व्याकरण और साहित्य के अंतर्गत में ऐसे टॉप 50 कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में कंप्लीट करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इन 30 मिनट में एग्जाम क्लियर करने की शक्ति आपके अंदर डेवलप कर दूंगा, ये आपको याद रखना है यदि आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक राह चुनिएगा तैयारी करने के लिए। बढ़ चलिएगा उस राह पर, एग्जाम तक का सफर आपको तय करना है मेरे दोस्त। तो बैठ जाइएगा सीट बेल्ट बांधकर और तय कर लीजिएगा अपने मंजिल को पाने का सफर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और इसके पहले आपको एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर बच्चे के पास में शेयर कर दीजिएगा ताकि हर बच्चे के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर और विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में आपको प्रश्नों को कराते हुए आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है और दीजिए जवाब इसका क्या होगा। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। जैसा कि देखिए संज्ञा होती क्या है, पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर। आपको इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको प्रत्येक प्रश्न में, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य यहां पर आपको प्रश्न कराकर आगे बढ़ना नहीं है। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हुआ आगे चलूंगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है। तो संज्ञा की बात करते हैं, किसी वस्तु स्थान गुण ठीक है कि नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के प्रकार भैया 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक प्रकार आपके सामने है भाववाचक संज्ञा। कह रहा है कि इसमें भैया भाववाचक संज्ञा बताना है। तो भाववाचक संज्ञा आखिर होती क्या है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा भैया होती है कि जहां पर भी गुण, दशा, अवस्था का यदि आपको बोध हो रहा हो, ज्ञान हो रहा हो, तो वहां पर होता है मेरे बेटे भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए उदाहरण के साथ में विद प्रूफ समझाऊंगा यहां पर। चलिए देखिए कह रहा है कि इस गन्ने में मिठास नहीं है। तो मिठास क्या है यहां पर? अरे बेटा गुण प्रदर्शित कर रहा है। मैं कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मानवता, क्या बोल रहा हूं? मानवता। मैं बोलता हूं बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है। मैं बोलता हूं कि जवानी एक अवस्था है। तो जहां पर भी ठीक है अवस्था का बोध हो, जहां पर भी गुण का बोध हो, ठीक है, जहां पर भी दशा का बोध हो रहा हो, वहां पर जो संज्ञा होती है मेरे दोस्त, वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा के साथ में राइट आंसर जाएगा। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा मिठास के साथ में। चलिए समझ में आया? एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए सेकंड प्रश्न है आपके सामने, वसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? याद रखिएगा इतना आप कि इतना आपको यहां पर पॉइंट याद रखना पड़ेगा। बीपीएससी कोई सरल पेपर नहीं बनाता। बीपीएससी का लेवल ऐसा ही नहीं है भैया, हिलता डुलता। याद रखिएगा अच्छा खासा पेपर आता है। तो एक मेंटेन करने की यहां पर मैंने कोशिश की है कि इस प्रकार का लेवल आपके सामने में लेकर आऊं कि आपको भी लगे कि हाँ सर कुछ मेरे लिए दे रहे हैं। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? आपने देखा होगा पेपर बीपीएससी का, ऐसे हिलता उल्टा नहीं है, वो आपसे नहीं हिलेगा बेटा, आप उससे हिलोगे। इतना खतरनाक पेपर बनता है। लेकिन मैं ऐसे तैयार करूंगा आपको हिंदी, याद रखिएगा हिंदी और जीके जीएस प्रतिदिन क्लास मिलेगी आपको 4 बजे, और ऐसे आपको तैयार करूंगा कि समझ लीजिएगा एग्जाम की मां भी आपके सामने हिलेगी। चलिए देखिए बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन यहां पर डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी मीराबाई। ठीक है, मीराबाई याद रखेगा। नंददास बेटा अष्टछाप, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि अष्टछाप के सबसे, ठीक है, उम्र में सबसे छोटे, या फिर बोल सकता है याद रखेगा कि सबसे अष्टछाप में सबसे छोटे कवि कौन है, तो याद रखेगा अष्टछाप के सबसे छोटे कवि कौन है भैया? नंददास। याद रखेगा अष्टछाप के अंतर्गत 8 कवि आते हैं। यदि आपसे पूछता है कि अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखेगा विट्ठल स्वामी के द्वारा। ठीक है, विट्ठल स्वामी के द्वारा, विट्ठल नाथ स्वामी के द्वारा याद रखेगा अष्टछाप की स्थापना की गई। और सबसे याद रखेगा सबसे
प्रचलित कवि कौन हुए हैं, तो आपको यह भी याद रखना है सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी अष्टछाप के सबसे प्रचलित कवि हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में गिर सकता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है भैया, सूरदास से प्रश्न बन चुका है, एक एग्जाम में नहीं कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है। याद रखिएगा, किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है, और ये अष्टछाप में ही कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी रचना है वेणी संहार। वेणी संहार कई बार पूछी जा चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। वेणी संहार किसकी रचना है भैया, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा यहां पर हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन यहां पर डी, वसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी यहां पर पंक्ति है भैया, मीराबाई की है। चलिए, ऑप्शन प्रश्न यहां पर तीसरा ऐसा, चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक है, लेखक कौन है। चलिए कमेंट करिएगा इसके लिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन यहां पर बी, राइट आंसर जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की ये पंक्तियां हैं यहां पर कि काल तुझसे होड़ है मेरी, ऑप्शन यहां पर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पांचवें प्रश्न के साथ बढ़ेंगे। कह रहा है कि देखिए, किसी कार्य को करने का संकल्प लेना, यार लोहा लेना, क्या है भैया, किसी कार्य में, देखिए किसी कार्य को करने का संकल्प लेना क्या है भैया, मुहावरे का अर्थ क्या जाएगा, लोहा लेना। ठीक है, लोहा लेना, मन बिठा लेना क्या है भैया, यहां पर लोहा लेना, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, याद रखिएगा, बिल्कुल धैर्य के साथ में बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक पूरा करवाऊंगा। जीके का यहां पर एक एक प्रश्न है, ठीक है, सॉरी व्याकरण का यहां पर एक एक प्रश्न है, याद रखिएगा, व्याकरण और साहित्य दोनों कवर होंगे आपके। चलिए छठवां प्रश्न, जो सब कुछ जानता है, कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बहुत नहीं होगा, क्या होगा भैया, बहुग होगा, यहां पर क्या होगा, बहुग। इसके अलावा यदि आपसे पूछता है कि जो सब कुछ जानता है, याद रखिएगा, जो बहुत कुछ जानता है बहुग होगा एक शब्द। ठीक है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होगा, क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, दोनों पॉइंट याद रखेगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर, और सातवां प्रश्न है हमारे सामने, कह रहा है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या जाएगा भैया, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, दुर्लभ। ठीक है, यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आठवां प्रश्न है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, कौन सा समास है। ठीक है, चलेगा, देखिए पॉकेट मार का यदि हम समास विग्रह करके देख लें तो मुझे लगता है कि इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉकेट मार मतलब पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉकेट मार। तो जहां पर भी भैया को शब्द, ठीक है, को विभक्ति यदि आपको दिखाई पड़ रही है तो वहां पर क्या होगा, अरे भैया वहां पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कर्म तत्पुरुष आपके पास यहां पर ऑप्शन में नहीं है, केवल तत्पुरुष है, तो ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर। ठीक है, कोई भी देखिए यहां पर दो शब्द विपरीत अर्थक, ठीक है, अर्थ में समझिएगा, यहां पर विलोम होना चाहिए। ठीक है, अर्थ उनका अलग होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, और यदि योजक चिन्ह के थ्रू जुड़े हुए हैं तो वहां पर जाएगा क्या भैया, द्वंद्व समास। प्रश्न बनता है कि ऐसा समास बताइए जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे देखिए माता पिता, माता पिता एक दूसरे के विलोम अर्थ में है। ठीक है, इसके अलावा देखिए भाई बहन, रात दिन, ठीक है, सोया जागा, ठीक है, कैसे हैं, विलोम अर्थ में प्रकट हो रहे हैं। तो जहां पर भी विलोम अर्थ में शब्द प्रकट होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है, याद रखिएगा। सिर्फ योजक चिन्ह को देखकर आंसर नहीं देना है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, यदि नहीं आ रहा है तो योजक चिन्ह देख लीजिएगा, लेकिन सिर्फ योजक चिन्ह नहीं, क्योंकि विलोम अर्थ भी यहां पर प्रकट होना चाहिए, ये आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक है, चलिए चलिए अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास का यहां पर मैं आपको नियम बताता हूं, क्योंकि आप अव्ययी भाव समास में और द्वंद्व समास में आप लोगों की यहां पर भिड़ जाते हैं। यहां पर आप समझिएगा कैसे, देखिए प्रश्न में बनता है कि रातों रात, अब यहां पर भी योजक चिन्ह आ रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया कि यहां पर द्वंद्व समास है, लेकिन देखिए मैंने बताया कि आपको याद रखना है कि विलोम अर्थ में होना चाहिए शब्दों को। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए रात और रात का अर्थ एक ही है,
दिनों दिन मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक ही यदि निकल रहा है तो वहां पर होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। और यदि विपरीत अर्थ में शब्द जुड़ा हुआ है योजक चिन्ह के द्वारा तो वहां पर होगा द्वंद्व समास, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की जहां पर भी विशेषण विशेषण दिख रहा हो, ठीक है, जहां पर भी उपमेय उपमान की प्रधानता हो वहां पर होता है कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न है, कह रहा है कि मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ये उत्तराखंड टीईटी में, उत्तराखंड टीईटी का हूबहू प्रश्न बना हुआ है और मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। चलिए, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तो एक तो याद रखना है मूड और धरे, याद रखिएगा। जहां पर भी आपको गंवारू शब्द देखने को मिले, ठीक है, असाहित्यिक शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द भैया जो लोक प्रचलित भाषा से उठे हुए हों, ठीक है, यार बोलते हैं ना कि धड़ाधड़ काम करते चलो, ठीक है, वह फट से गिर गया, समझ रहे हैं ना आप। मैं सिर्फ शब्दों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोलता हूं कि मेरा मूड सही नहीं है यार आज, तो ये शब्द कोई साहित्यिक भाषा नहीं है, ये शब्द ऐसे हैं जो हमारी जो प्रचलित भाषा है, जो हमारी स्थानीय बोली है, यहीं से भैया उत्पन्न हो गए ये शब्द। और जिन शब्दों का, ठीक है, साहित्य में इनका ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गंवारू शब्दों को प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द याद रखिएगा क्या हो जाएंगे। तो कौन सा दोष बनता है इन शब्दों से, ग्रामित्व दोष बनता है, याद रखिएगा। ग्रामित्व दोष यहां पर समझिएगा भैया, जो गांव का लड़का होगा ना, ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं यार, बोले गंवार आदमी है, समझ रहे हैं ना आप, क्या बोलते हैं, गंवार आदमी है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा दोष होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ग्रामित्व दोष यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची समझना है आपको, ठीक है। प्रेम तो भैया प्रेरणा प्रेम का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अनुराग प्रेम का है, प्रीति प्रेम का है, ठीक है। मोहब्बत, अरे करते होंगे यार आप, ठीक है, मोहब्बत, ठीक है, मोहब्बत भी प्रेम शब्द का प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा प्यार, ये शब्द कैसे हैं, प्रेम के पर्यायवाची। लेकिन भैया घृणा जब उत्पन्न हो जाती है तो वहीं पर प्रेम की डोर टूट जाती है यार। जब दूसरा अच्छा लगने लगता है ना, दोनों में से, जोड़े में से किसी एक को दूसरा अच्छा लगने लगता है तो दोनों के मध्य में घृणा हो जाती है, वो यही प्रेम का प्रतीक नहीं है। तो ऑप्शन यहां पर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न आपके सामने है भैया, कमेंट कर दीजिएगा। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। चलिए, प्रिय प्रवास तो किसका है भैया, याद रखिएगा हरिऔध का। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, याद रखिएगा, ठीक है, हरिऔध का है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, महाकाव्य है, महाकाव्य, ठीक है। साकेत है मैथिली शरण, राष्ट्र कवि, याद रखिएगा, राष्ट्र कवि की संज्ञा पूछा जा गया है प्रश्न ये कि राष्ट्र कवि की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को, तो किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। रामचंद्र का केशव दास, ठीक है, केशव दास की रचना है, ठीक है। तो कामायनी किसका है भैया, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। छायावाद के जनक कौन थे, जयशंकर प्रसाद थे, ठीक है। और यहीं पर हमारा ऑप्शन डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न, चलिए शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए 12वां प्रश्न कह रहा है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चलिए, एक आपके सामने पंक्तियां हैं यहां पर, और कह रहा है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित हैं। चलिए, तो देखिए ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा। किसकी पंक्तियां हैं ये, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, तो यहां पर ऑप्शन बी, ठीक, सॉरी ऑप्शन सी यहां पर, ठीक है, सी यहां पर राइट आंसर जाएगा। थोड़ा सा यहां पर पीडीएफ में मिस्टेक है यहां पर। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी, याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बनता है कि किस रचना के लिए, ठीक है, यह पूछ सकता है कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार
सबसे पहले किसको दिया गया था? तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी को, आपको याद रखना है किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को। किसके लिए? हिम तरंगिणी रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और इनकी रचना है भारतीय आत्मा। भारतीय आत्मा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, भारतीय आत्मा। चलिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी हो गई, ठीक है, पुरस्कार हो गई, आंधी हो गई, तूफान हो गई, काव्यवाहिनी हो गई, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? और देखिए सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा कि सबसे पहला, याद रखिएगा आपको बता रहा हूं कि हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? याद रखिएगा तो हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है, चिदंबरा रचना के लिए, चिदंबरा के लिए पहला जो साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए 13वां प्रश्न है साहित्यिक शब्द, ठीक है, साहित्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा, साहित्य, ठीक है। साहित्य के साथ में जब एक प्रत्यय जुड़ता है, एक प्रत्यय, प्रत्यय क्या भैया? जो शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के, याद रखिएगा, किसी मूल शब्द के जो पीछे जोड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वहां पर याद रखिएगा क्या हो जाता है भैया? प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। और इससे जो शब्द निर्मित होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्यिक। ये बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, पीडीएफ में जहां पर भी आपको देखिए तीसरे नंबर पर सी बी मिलता है, वहां पर आप सी समझिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ सभी में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 14वां प्रश्न कह रहा है कि आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? ठीक है, बताइएगा। आंखों देखा गदर, चलिए तो देखिए ये याद रखिएगा, आंखों देखा गदर जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, इसी को क्या है? अमृतलाल नागर के द्वारा, ठीक है, अमृतलाल नागर के द्वारा ये लिखित एक संस्मरण है, ठीक है। क्या है? संस्मरण है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15वां प्रश्न है कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करता, भैया कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करता तो वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? चलिए तो देखिए वाक्य की बात की गई है, याद रखिएगा वाक्य दो प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो कहेंगे सर कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। और पूछता है कि रचना की दृष्टि से कितने होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। मैं दोनों आपको यहां पर कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। क्या होता भैया? प्रथम श्रेणी में पास हो जाता। चलिए तो देखिए यहां पर आप समझ पा रहे होंगे कि एक दिशा बताई जा रही है। क्या है? एक दिशा बताई जा रही है कि यदि तुम परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी में आते, यदि तुम खाना खाते, ठीक है, बोल सकते हैं यदि आप मेरे साथ चलते तो आपका एक काम जरूर होता। एक कहने का मेरा जो तात्पर्य है यहां पर कि एक संकेत यहां पर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर होगा। अब देखिए इसके अलावा कौन सा है आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसमें क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है भैया? मिश्र वाक्य है। कैसे है समझिएगा, यदि वह परिश्रम करता एक अपूर्ण वाक्य है, और यही क्या है भैया? प्रधान वाक्य, जो किस पर और दूसरा वाक्य है, जो दूसरा वाक्य है जो एक आश्रित वाक्य होता है, ठीक है, आश्रित वाक्य, ठीक है। पहला जो अपूर्ण है जिसकी पूर्ति कौन कर रहा है? दूसरा वाक्य कर रहा है, ठीक है। और पहला वाक्य यहां पर प्रधान वाक्य भी है, ठीक है। जो दूसरा यहां पर है ये क्या है? आश्रित वाक्य है, ठीक है। तो जहां पर भी आश्रित वाक्य जुड़े हों और पहला वाक्य जो होता है वो प्रधान वाक्य हो, वहां पर होता है मिश्र वाक्य होता है। ट्रिक समझनी है तो ट्रिक भी समझा देता हूं कि जहां पर भी की शब्द मिले, क्योंकि शब्द मिले, तो शब्द मिले, यदि तो शब्द मिले, ठीक है, वाक्य के मध्य में, जैसे यहां पर तो है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे कि ज्यों ही, यद्यपि, तथापि, यदि इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य के मध्य में दिखाई दे रहे हैं तो सीधा सीधा आंसर लगाइएगा, मिश्र वाक्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 16वां प्रश्न कह रहा है कि जो कम बोलता है उसके लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। जो कम बोलता है, अरे भैया जो कम बोलता है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मितभाषी। ऑप्शन ए के साइड में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, थोड़ा सा फटाफट प्रश्नों को देखते चलेंगे, चलिए नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होगा ये। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित
कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। देखिए किस प्रकार का निबंध है ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक निबंध है कविता की परख, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो कैसा है भैया, एक समीक्षात्मक या फिर जिसको बोल सकते हैं आलोचनात्मक। ठीक है, आलोचनात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चारों बेटों के नाम बताओ। बिल्कुल भैया सही है, इसमें कुछ भी मुझे गलती नहीं दिख रही है। ठीक है, कह रहा है कि राणा प्रताप भैया बहुत वीर थे। बिल्कुल सही है, किसी सम्मानित व्यक्ति को याद रखेगा आदर यहां पर प्रकट किया जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि मैंने हस्ताक्षर किए। अरे भैया चोर एक नजर में ही पकड़ में आ जाता है। ठीक है, उसके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं, उसके हाव भाव ऐसे होते हैं चेहरे पर कि अपने आप समझ में आ जाता है। देखिए हस्ताक्षर, ठीक है, प्राण, ठीक है, प्राण, आंसू, ठीक है, ठीक है, इसके बाद में रोम, अक्षत, ठीक है, केस, ये कैसे शब्द हैं भैया, नित्य बहुवचन है। नित्य बहुवचन समझ रहे हैं कि जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, और यही देखिए हमारी क्या है यहां पर गलती है इसमें, और यही हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, कर दिया है नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहां पर, कर दिए हैं, दिए हैं यहां पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 19वां प्रश्न है, कह रहा है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। चलिए दवाइयां, बिल्कुल सही है। प्राणी विज्ञान, बिल्कुल सही है भैया। वृत्यानुप्रास, लेकिन देखिए मृत्यु उपरांत, यहां पर यही गलत हो गया। देखिए मृत्यु उपरांत का यदि मैं आपको यहां पर वर्ण विच्छेद करके आपको बताऊंगा, चलिए देखे लीजिएगा, मृत्यु, ठीक है, मृत्यु प्लस उपरांत, क्या है, उपरांत। तो देखिए मृत्यु का उ और उपरांत का उ दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ा उ बनाते हैं, जिससे यहां पर दीर्घ वर्ण की उत्पत्ति होती है, दीर्घ वर्ण बनता है। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी भैया, दीर्घ स्वर संधि होती है, और इसी कारण से ये गलत लिखा हुआ है, इसमें बड़ा उ की मात्रा लगेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 19 के बाद 20वां प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है कि देखिए किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन यहां पर बी के सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। सी यहां पर राइट आंसर होगा। देखिए आ के साथ में उपसर्ग क्या होते हैं, अरे भैया मूल शब्द के साथ में ऐसे शब्द के अंश बोल सकते हैं, ऐसे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़ करके, ठीक है, शब्दार्थ बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। देखिए जैसे अ उपसर्ग, यहां पर अ उपसर्ग ख्यायिका, ठीक है, ख्यायिका में जुड़ करके क्या बन जाता है, आख्यायिका बन जाता है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही अनुवाद का चयन करें। चलिए कह रहा है कि सही अनुवाद बताइएगा। पूरा है बेटा, कवर करेंगे पूरा, चाहे अलंकार हो, रस हो, छंद हो, सभी देखेंगे। 50 प्रश्न है, थोड़े नहीं है, याद रखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, जैसा कि शुरू में बताया है मैंने आपको कि मैं आपको 50 कॉन्सेप्ट के साथ में ही इस वीडियो का समापन करूंगा, वीडियो को अंत करूंगा। याद रखिएगा, पत्थर की लकीर पर साबित होगी ये मेरी जुबान, ठीक है। मैं आपके साथ में झूठ नहीं बोलूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, तो कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से वाक्य का सही अनुवाद का चयन करें। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना। भैया गलत है यार, ये क्या है, अहिंसा को रास्ता चुना नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, यही ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके लिए माफ करिएगा, सी नहीं है, क्या है यहां पर, देखिए बार बार बी आ रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 22वां प्रश्न है, कह रहा है कि स्वागत का संधि विच्छेद। चलिए स्वागत का संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा। तो देखिए विच्छेद करके देख लेते हैं ना, तो विच्छेद क्या जाएगा, सुधन आगत, सुधन आगत, ठीक है, आगत। अब देखिए सुधन आगत में क्या है, जब भी ई उ रिरी लिरी के साथ में, मेरे दोस्त, ई उ रिरी लिरी के साथ में कोई असमान स्वर आता है तो ई का होता है या, उ का होता है वा, और री का रा और ला हो जाता है, ठीक है।
तो जब भी आपको यहां पर, अब मैं ट्रिक भी बता देता हूं, जब भी आपको या व रा ला के साथ में कोई आधा वर्ण, ठीक है, चिपका हुआ मिलता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर यण संधि है। देखिए जैसे यहां पर क्या है, ऊ है, ठीक है, सु के साथ में ऊ है और आ समान वर्ण का मतलब यहां पर है कि बड़ा आ यहां पर आ रहा है, तो ऊ का यहां पर वा बन जाता है और ऑप्शन बी के साथ में हमारा यहां पर राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 23वें प्रश्न के साथ मैं स्वागत करूंगा इस वीडियो में आपका। चलिए कह रहा है कि ऋषि की गाय बहुत बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित भी है, बहुत है यहां पर, ठीक है, बहुत कह रहा है कि बहुत जो रेखांकित शब्द है, कह रहा है कि शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए विशेषण, अरे भैया विशेषण क्या है, सीधी सीधी बात है, जो किसी की विशेषता बता रहा हो, या तो कर्ता की बताएगा या फिर सर्वनाम की बताएगा। अरे इसके अलावा बता ही नहीं सकता, समझिएगा आप, या तो संज्ञा की बताएगा, सर्वनाम। अब संज्ञा तो भाई चाहे किसी का भी नाम ले लीजिएगा, संज्ञा है ना, ठीक है। तो देखिए जो किसी की विशेषता बता रहा हो और विशेषण की बात कर रहे हैं भैया, तो 4 भेद होते हैं इसके, ठीक है। तो प्रमाणवाचक विशेषण यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे मैं बोलता हूं भैया कि 4 किलो गेहूं, 4 किलो गेहूं, जहां पर प्रमाण का बोध हो, याद रखिएगा। मैं बोलता हूं 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं बोलता हूं कि 500 लीटर पानी मंगा लीजिएगा भैया, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे भैया, प्रमाणवाचक हो जाएंगे। जहां पर भी प्रमाण का बोध हो वहां पर प्रमाणवाचक विशेषण होता है। देखिए बहुत दूध, ठीक है, क्या है, बहुत दूध, तो यहां पर क्या है, प्रमाण। यदि संख्या होती, ठीक है, मैं बोलता संख्या होती, तो वहां पर होता संख्यावाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 24वां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि इस विषय पर एक भी पुस्तक, कह रहा है कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। कह रहा है कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है आपको बताना है। यहां पर भैया समझिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अरे भैया आपका जो क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर यार छुपा होता है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो खोज लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है यार। एक, पहले तो देखिए एक कह रहा है और फिर कह रहा है कि पुस्तकें नहीं है। अरे भैया कोई एक यहां पर बहुवचन है क्या? अरे एक सीधा सीधा आपका एक वचन है, सीधा सीधा है, ठीक है। एक क्या है, एक वचन है। यदि मैं बोलता कि उसने बहुत सारी अच्छी पुस्तकें नहीं है, उसके, ठीक है, पास बहुत सारी अच्छी पुस्तकें नहीं है, तो ये सही हो जाता। तो यहां पर एक के लिए क्या होगा, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, पुस्तक नहीं है, ठीक है, क्या है, पुस्तकें नहीं होगा। तो ये कैसी भैया, वचन संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन डी के साथ में हमारा राइट आंसर जुड़ जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न कह रहा है कि किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइएगा, ठीक है। जब भी हम किसी शब्द को, क्या है, किसी बात को जब हम ज्यादा भैया बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, एक मैं आपको बोलते हैं ना यार कि तुम फेंक रहे हो, हम लपेट ही नहीं पा रहे हैं। ये सुना होगा आपने कि हम कितना फेंकता है यार तू, है, मैं लपेट ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है। अरे भैया वही है कि देखिए, एक मैं आपको उदाहरण भी यहां पर बता देता हूं कि हनुमान की पूंछ में, अलंकार की बात कर रहा हूं, आपने अतिशयोक्ति पढ़ा होगा अलंकार, ठीक है। तो कह रहा एक उदाहरण है आपके सामने कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग और लंका सारी जर गए निशाचर भाग। तो भैया लंका तो पहले ही इन्होंने जला दी, जबकि हनुमान की पूंछ में अभी आग ही नहीं लगी है। तो जब आग ही नहीं लग पाई है तो लंका कैसे जल गई? तो कहने का तात्पर्य है कि जहां पर भी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो वहां पर होता है भैया अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, किसी बात को बहुत ज्यादा प्रसार करना, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित विलोम शब्दों में कौन सा युग्म गलत है? चलिए कह रहा है कि देखिए विलोम शब्द का युग्म कौन सा है गलत, यहां पर चुनना है आपको। अमृत का कह रहा है विष होता है, बिल्कुल सही है। आय का व्यय, ठीक है, जो कमाया है वो खर्च, ठीक है, ये भी सही है। अनुज का यहां पर भैया यही सही है हमारा, तो ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा, अनुज, ठीक है। अनुज क्या है भैया, यहां पर अनुज का क्या है, अनुजा, ठीक है, स्त्रीलिंग में आ रहा है, ठीक है। तो यही क्या है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? मीराबाई का जन्म, तो मीराबाई का जन्म हुआ था भैया कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है, सी के साथ में। अब यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, दो आपको ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं जहां से मीराबाई से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर बी के साथ में पूछता है कि जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा कुंदकी गांव में हुआ था, ठीक है। यदि पूछता है
कि इनके गुरु का नाम बताइएगा। गुरु का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा संत रैदास, संत रैदास। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, ठीक है, 2 दिन पहले, जहां पर यह प्रश्न पूछा गया है कि मीराबाई के गुरु कौन है, ठीक है, तो याद रखिएगा संत रविदास या रैदास है, ठीक है। पिता भी याद रखिएगा, ठीक है, पिता का नाम था, याद रखिएगा, राजपूत राजा थे, ठीक है, राजपूत राजा थे, ठीक है, रत्न सिंह, रत्न सिंह, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहां के थे? राजस्थान के कुंडकी गांव में इनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा रचना भैया किसकी है? मुक्तिबोध, ऑप्शन सी के साथ में यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौ 12 होना भैया, पौ 12 यार, लाभ ही लाभ होना हर क्षेत्र में, क्या है? पौ 12 है, मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो क्या है भैया? लाभ ही लाभ। यार भूल गए कि आप मामा शकुनी को? अरे जैसे ही पासा मारा और पौ 12, अरे वही भैया कि हर चित्र में क्या है? लाभ ही लाभ मिल रहा, तो ऑप्शन यहां पर ए के साथ में हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। सभी तरह की सुख सुविधाएं होना या फिर हर क्षेत्र में क्या है? लाभ ही लाभ मिल रहा, ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, कह रहा है कि ऑप्शन ए राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम है, फिर बार भैया फिर एक बार चोर पकड़ा गया है यहां पर, तो ऑप्शन यहां पर बी के साथ में अनेक। अरे भैया जो अनेक शब्द है वो अपने आप में ऑलरेडी बहुवचन है, जो अनेक शब्द है ये अपने आप में पहले से ही बहुवचन है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अनेकों क्या है यहां पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न है, कह रहा है कि या माता राजवंश सलगा छंद गणना के सूत्र में गणों की संख्या कितनी है? तो देखिए याद रखिएगा जो आपका लगा है, ये 2 वर्ण जो आखिरी के हैं यही हमको छोड़ देना है, तो या से यहां पर यगण हो जाएगा, मां से मगण, ता से तगण, और रा से रगण, और जा से जगण, भा से भगण, और ना से नगण, और सा से क्या हो जाएगा? सगण हो जाएगा। और इसी प्रकार कुल छंद में कितने भैया? 8 यहां पर आपके गण बनते हैं, तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछता कि छंद में कुल कितने तत्व होते हैं, ठीक है, छंद के कुल कितने अंग होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, 8 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 8 होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके सामने, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, कह रहा है कि वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है? कह रहा है कि कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान है, अधिकरण है। देखिएगा हेमंत को खीर अच्छी लगती है भैया जहां पर रुचि प्रकट दिखाई जा रही हो, ठीक है, रुचिता का भाव हो जहां पर, समझिएगा, जहां पर अरे भैया मुझे वह कुत्ते का पिल्ला पसंद है, याद रखिएगा, मैं ऐसे बोलता हूं कि मुझे वह कुत्ते का पिल्ला यार बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो जहां पर भी रुचिता का भाव हो, ठीक है, और जहां पर भी को विभक्ति का अर्थ के लिए के निकले, के लिए के अर्थ में प्रकट हो रहा हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए इसके अलावा किसी को कुछ दिया जाए, जैसे मैं बोलता हूं कि राम को खाना चाहिए, राम को खाना चाहिए, या फिर राम को खाना दे दो, तो समझिएगा इसका मतलब है कहने का कि राम के लिए खाना दे दो भैया, ठीक है। जैसे हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो यहां पर क्या है? एक रुचिता का भाव प्रकट हो रहा है, उसको अच्छी लग रही है खीर, तो जहां पर भी रुचि का भाव प्रकट हो वहां पर होता है संप्रदान कारक। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो रुचि का भाव जहां पर मिले, ठीक है, को का अर्थ के लिए के प्रकट हो रहा हो वहां पर होता है संप्रदान कारक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? पहाड़ी बोली, ठीक है, तो पहाड़ी बोली याद रखिएगा, तो नेपाली की बात करते हैं भैया, तो नेपाली क्या है? एक बोली नहीं है, भाषा है, ठीक है, क्या है? एक भाषा है। और यदि आपसे पूछता है कि जो नेपाली है वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। बुंदेली की बात करते हैं, तो बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी और वंधायु, यह बोल सकते हैं कि हरियाणवी,
ये बेटा सभी भाषाएं, ठीक है, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली और कन्नौजी, ये सभी बोली ये कैसी हैं? पश्चिमी हिंदी से प्रकट हुई हैं, ठीक है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहां पर बी सही आंसर जाएगा हमारा, गढ़वाली और कुमायूनी। कुमायूनी यार आप समझ रहे होंगे उत्तराखंड, समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा बी के साथ में राइट आंसर जाएगा, जो आपको बता रहा हूं, ब्रज हो गई, बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली जिसको हम कौरवी बोलते हैं, कन्नौजी हो गई और हरियाणवी, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ना कि पहाड़ी हिंदी की बोली हैं। चलिए 34वां प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण और सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो याद रखिएगा रामानंद, ठीक है, रामानंद, स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद के विचार से ही याद रखिएगा दो संप्रदायों का उदय हुआ। एक तो निर्गुण था, ठीक है, और एक था सगुण, ठीक है, याद रखिएगा, इसको समझिएगा। एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण की याद रखिएगा, इसके अंतर्गत फिर दो शाखाएं बांटी गई, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो आती थी भैया प्रेम मार्गी, जिसके जायसी जी, ठीक है, मुख्य कवि रहे हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। और दूसरा आता था ज्ञान मार्गी, जिसके कबीरदास जी रहे हैं कवि, ठीक है, मुख्य कवि। सगुण के अंतर्गत बात की गई है कि भगवान की जिसको मूल प्रतिमा को मानते थे जो कवि, उसको सगुण बोला जाता था, ठीक है, और जो ज्ञान पर ज्यादा बल देते थे, प्रेम पर ज्यादा बल देते थे, उसको निर्गुण शाखा बोलते थे। तो ठीक है, सगुण की बात कर लेते हैं, जैसे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि और राम भक्ति शाखा के कवि। जैसे राम भक्ति शाखा के कवि समझिएगा जैसे तुलसीदास जी, ठीक है, और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि मीराबाई, ठीक है, सूरदास, ठीक है। तो ये सगुण काव्य धारा के हो गए। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर जाएगा, रामानंद स्वामी जी के द्वारा, ठीक है, निर्गुण और सगुण दो रूपों में आस्था, या बोल सकते हैं इन्हीं के द्वारा दो संप्रदायों का जन्म हुआ है। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 35वां प्रश्न है आपके सामने है, कमेंट कर दीजिएगा इसके लिए। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अरे भैया क्रिया विशेषण सीधा सीधा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, एडवर्ब। इंग्लिश में समझ रहे हो तो क्या होता है? एडवर्ब। तो भैया क्रिया विशेषण यार जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या है भैया? याद रखिएगा 4 प्रकार की होती है जो क्रिया की विशेषता बताता है। स्थानवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, कालवाचक, और जो आपको याद रखना है अभी रीतिवाचक। बहुत ज्यादा पूछा जाता है रीतिवाचक। ऑप्शन बी के साथ में जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे, मैं बोलता हूं कि अचानक, ठीक है, तेज तेज, मंद मंद, मंद मंद, अरे मंद मंद दौड़ रहा है वह, ठीक है, राम धीरे धीरे चल रहा है, वह अचानक से गिर गया। अरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है भैया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है कि जो क्रिया के होने की स्थिति को बता रहा हो, ठीक है, जो क्रिया के होने की स्थिति की बता रहा हो कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। जैसे क्रिया धीरे धीरे हो रही है, ठीक, अचानक गिर गया, तो क्या क्रिया कैसे अचानक हुई है यहां पर? तो जो क्रिया के, ठीक है, स्थिति को होने को बताता है वहां पर होता है रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण। और ऑप्शन यहां पर सी के साथ में राइट आंसर जाएगा हमारा। चलिए 36वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, हर्षित, हर्ष शब्द में याद रखिएगा, हर्ष शब्द में जब भी इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हर्षित बनेगा। ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चाचा संज्ञा, यहां पर चाचा क्या है? एक संज्ञा है। कह रहा है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो चाचा से बनेगा क्या भैया? अरे चचेरा। ऑप्शन सी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइएगा कौन सा युग्म कह रहा है कि सही नहीं है? कह रहा है कि अलंकार संप्रदाय से संबंधित है भामह, रस संप्रदाय से संबंधित है भरत मुनि, बिल्कुल सही है। ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है आनंद वर्धन, यह भी सही है। लेकिन देखिए वक्रोक्ति सिद्धांत, अरे भैया आपने सुना होगा वक्रोक्ति अलंकार। तो देखिए वक्रोक्ति जो अलंकार है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अलंकार से संबंधित है। और जो आपका वक्रोक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा?
आचार्य कुंतक के द्वारा दिया गया है, आचार्य कुंतक के द्वारा दिया गया है, तो यहां पर ऑप्शन डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। दंडी यहां पर क्या है, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए तो कह रहा है कि ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती है, ऑप्शन बी। ठीक है, ईश्वर के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है जहां पर भी कर्म प्रधान हो। याद रखिएगा, कर्म जहां पर हीरो हो भैया, कर्म जहां पर मालिक हो, और जहां पर क्रिया नौकरानी बन जाए कर्म के साथ में, कर्म की बन जाए, वहीं पर होता है कर्मवाच्य होता है। तो ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा, ये बिहार पुलिस का प्रश्न ले रहा हूं मैं। ठीक है, जो 39 प्रश्न है बिहार पुलिस का प्रश्न है, और कोई सीधा साधा प्रश्न नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 40वां प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से विवृत वर्ण बताइए। तो देखिए उच्चारण के आधार पर मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको याद रखना है 4 प्रकार के वर्ण, संवृत, अर्ध संवृत, ठीक है, और विवृत और अर्ध विवृत। ठीक है, चलिए संवृत क्या होते हैं? संवृत होते हैं कि जिनके उच्चारण में हमारा मुंह सकरा हो जाता है, ई, ऊ। ठीक है, ये कैसे हैं भैया? याद रखिएगा, चारों अक्षर यहां पर कैसे हैं? संवृत हैं। अरे उच्चारण करके देख लीजिएगा ना एक बार, उच्चारण करेंगे ई, ऊ, अरे भाई थोड़ा सा मुंह बिल्कुल सकरा हो रहा है। ठीक है, अर्ध संवृत जहां पर थोड़ा कम सकरा हो, मतलब जो संवृत वर्ण है इससे ज्यादा मुंह खुलना चाहिए। जैसे समझिएगा, जैसे मैं बोलता हूं ए, ओ, तो थोड़ा ज्यादा ऊ और ई की अपेक्षा क्या है, थोड़ा ज्यादा मुंह खुल रहा है। विवृत वर्ण, विवृत वर्ण होते हैं भैया कि जिनके उच्चारण में पूरा मुंह, ठीक है, पूरा मुंह खुल जाए, आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विवृत। और अर्ध विवृत होता है कि थोड़ा कम खुले, जैसे आ, ए, आए और आओ। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? अर्ध विवृत हो जाएंगे। तो इसका देखिए ऑप्शन बी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। विवृत वर्ण क्या है? विवृत वर्ण यहां पर क्या है भैया? बड़ा आ है। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न था, याद रखिएगा इसको। चलिए 41वां प्रश्न है, मैं इंपोर्टेंट कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो बीपीएससी है भैया इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा आपको। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए बता रहा हूं मैं प्रश्न, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं लग रहा है यहां पर। ठीक है, शौक नहीं है कोई कि मैं आपको ऐसे प्रश्न रखूं। चलिए 41वां प्रश्न है, कह रहा है कि बादल का तत्सम शब्द क्या होगा भैया? क्या होगा? बारिद होगा, ऑप्शन सी होगा यहां पर राइट आंसर। ठीक है, बाकी देखिए मेघ, घन, वाष्प, ये क्या है? और बारिद भी। ठीक है, तो बारिद यहां पर याद रखिएगा पर्यायवाची भी है और तत्सम भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 42वां प्रश्न है, कह रहा है कि व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभी यहां संधि बताया है मैंने कि किसी भी, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा कि यदि यारा लावा के साथ में यदि कोई भी आधा अक्षर आपको मिलता है तो वहां पर जो संधि होगी यण संधि होगी। ये ट्रिक भी बताई हो, नियम में आपको बता चुका हूं। चलिए 43, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? ठीक है, घनानंद की नहीं है, बताइएगा। सुजान हित, वियोग बैली और इश्कलता। ये इश्कलता याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है इश्कलता, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, रस पीयूष निधि और श्रृंगार श्रृंखला। ठीक है, श्रृंगार श्रृंखला और रस पीयूष निधि, ये दो रचनाएं आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, किसकी हैं भैया? सोमनाथ की हैं। ठीक है, सोमनाथ। ठीक है, ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा, सी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि महोत्सव का अर्थ है, महोत्सव का क्या अर्थ है बताइएगा भैया। तो महोत्सव देखिए कितना यार घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अर्थ पूछ रहा है आपसे, समझिएगा। और अर्थ आप देखिएगा कि यहां पर जो है वो क्या है भैया, एक समाज से प्रश्न रखा हुआ है मैंने। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कुछ प्रश्न मैं प्रीवियस ईयर के भी लेकर चल रहा हूं ताकि आपको ये ज्ञात हो सके कि एग्जाम में प्रश्न कैसा मिलता है आपको। ठीक है, ठीक है, एक लेवल तय करेगा ये, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो महोत्सव यहां पर समझिएगा, महोत्सव की बात कर रहा है तो सीधा सीधा देखिए यहां पर कर्मधारय समास है। ठीक है, क्या है? कर्मधारय समास है। यदि हम विग्रह करके देखते हैं तो महान है जो उत्सव, जो उत्सव,
यहां पर क्या है भैया, तुलना की जा रही है, ठीक है, महानता बताई जा रही है किसकी, उत्सव की। तो जहां पर भी विशेषण विशेष, ठीक है, तुलना देखने को मिलती है या उपमेय उपमान शब्द जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्णधारय समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 45वां प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है, आप समझिएगा। तो आप बेटा जो सर्वनाम है दो जगह प्रयुक्त होता है, याद रखेगा। सर्वनाम की बात करूं मैं, सीधा सीधा के संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं वह है यह है, ठीक है, ये कैसे है भैया, सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम की यदि मैं बात करूं कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 होते हैं, प्रकार की बात कर रहा हूं, पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा वीडियो में इसमें, ठीक है। चलिए, प्रकार 6 होते हैं, और यदि पूछता है कि कुल कितने होते हैं सर्वनाम, तो 11 है, संख्या 11 होती है सर्वनाम की, और प्रकार पूछता है तो 6 होते हैं। तो 6 प्रकार में कह रहा है कि आप कौन सा सर्वनाम है, याद रखेगा। तो आप एक तो याद रखेगा मध्यम पुरुषवाचक है, ठीक है, जैसे तू, तुम और आप, और दूसरा है निजी। लेकिन यहां पर अर्थ की बात आती है, ठीक है, तो यहां पर एक तो देखिए पुरुषवाचक भी सही हो जाएगा, निजवाचक भी सही हो सकता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन हमने डिस्टर्ब कर दिया है, किसी एक को देना चाहिए था, लेकिन याद रखिएगा आप कैसा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक भी सही होगा और निजवाचक भी यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन देखिए आप पुरुषवाचक आप कह रहे होंगे कि सर दो जगह आप बता रहे हैं, तो पुरुषवाचक में भी रख रहे हो, निजवाचक में भी। तो देखिए पुरुषवाचक की बात है कि किसी का, यदि समझिएगा यहां पर कि यदि आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जा रहा हो, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को नहीं, जब दूसरे व्यक्ति को किया जा रहा हो तो वहां पर होता है पुरुषवाचक, सही आंसर होता है। लेकिन यदि आपका अर्थ स्वयं के लिए, खुद के लिए नहीं कर रहा है, जैसे मैं बोलता हूं, एक उदाहरण समझिएगा, यहां पर मैं बोलता हूं कि मैं अपने आप ही काम कर लूंगा, इसका मतलब है कि जो आप शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए, स्वयं के लिए। मैं बोलता हूं कि आप भला तो जग भला, इसका मतलब है, कह रहा है कि खुद यदि आप सही हैं तो पूरा जग सही है, सारा जग सही है। इसका मतलब है कि भैया आप शब्द है जो यहां पर किसके लिए, खुद के लिए प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो जब खुद के लिए आप शब्द का अर्थ निकल रहा हो तो वहां पर होता है निजवाचक, और दूसरों के लिए प्रयुक्त किया गया हो, जैसे मैं बोलता हूं कि आप वह काम कर लीजिए, ठीक है, आप घर चले जाइए, तो दूसरों के लिए प्रकट हो रहा है, तो वहां पर होगा पुरुषवाचक। इतना याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है ये, ठीक है। चलिए 46वां प्रश्न कह रहा है कि कंठ ध्वनियां, ठीक है, कंठ ध्वनियां बताइएगा कौन सी है, ठीक है। तो का खा गा घा, का वर्ग की ध्वनियां कंठ ध्वनियां है, ठीक है। चा वर्ग तालु से उच्चारित होती हैं। टा वर्ग की बात कर लेते हैं, सॉरी टा वर्ग की बात करें तो मूर्धा से उच्चारण होता है, और ता था धा धा ना हो गई, ये होती हैं दंत से, ठीक है, दंत से। तो ऑप्शन यहां पर ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अरे भैया समूहवाचक संज्ञा का सीधा सीधा मतलब है कि जहां पर भी समूह का बोध हो, समूह का ज्ञान हो रहा हो किसी भी शब्द से, तो वहां पर जो संज्ञा होगी समूहवाचक। जैसे मैं बोलता हूं मेला, ठीक है, मैं बोलता हूं सभा, ठीक है, बोलता हूं बाजार, ठीक है, मैं बोलता हूं समूह है, ग्रुप, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, सेना, ठीक है, सेना, याद रखिएगा। मैं बोलता हूं कि पंक्ति, ठीक है, ये क्या है, एक समूह का बोध करवा रही है, तो वहां पर जो यह संज्ञा होगी कौन सी होगी, समूहवाचक। तो देखिए यहां पर झरना क्या है, यहां पर समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। यहां पर देखिए समूहवाचक है, सेना भी है, वर्ग भी है, ये सभी कैसी हैं, समूहवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का, चलिए तो करुण रस का कह रहा है कि स्थायी भाव क्या है भैया, शोक, क्या है, शोक किसका है, करुण रस का है, भय, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए के साथ में राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए भयानक, ठीक है, भयानक का क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। रति श्रृंगार, किसका, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति। देखिए रति की भी यदि मैं बात करूं आपसे, तो रति यहां पर 3 अर्थों में याद रखिएगा। एक तो वात्सल्य के लिए भी रति होता है, ठीक है, प्रेम के लिए भी रति होता है, श्रृंगार के लिए भी रति होता है। चलिए नेक्स्ट 49वां प्रश्न कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ
पटु, श्याम सलोने गात और मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़यो प्रभात। ये अलंकार बताना है आपको, इसमें कौन सा होगा, अलंकार की बात की गई, ठीक है। तो जहां पर भी देखिए उपमेय में उपमान की संभावना मिले, या फिर मैं सीधे सीधे आपको ट्रिक बता दूं, उपमान सुपमान छोड़िएगा, सीधी ट्रिक है कि मनो, ठीक है, मानहु और मानो, ठीक है, या फिर जनु, जानहु और जानो। यदि इस प्रकार के शब्द आपको पंक्तियों में नजर आ रहे हैं तो वहां पर होगा सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन सी के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 50वां प्रश्न कह रहा है कि आह्वान का विपरीत अर्थक शब्द क्या है। आह्वान, आह्वान का अर्थ क्या होता है? अरे भैया जब हम समझिएगा, जब हम भगवान को प्रकट करने के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? आह्वान करना, ठीक है। भगवान का क्या किया जाता है? आह्वान। अरे तो भैया गणेश जी का विसर्जन भी तो किया जाता है, तो आह्वान का क्या हो जाएगा? विसर्जन विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर। चलिए 50 प्रश्न देखिए आपके कंप्लीट हुए, और कमेंट करके आपको बताना है कि आज का ये सेशन कैसा रहा है और आपका स्कोर क्या रहा है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप अपना स्कोर बताइएगा कि कितना रहा है, ताकि मैं भी समझ पर सकूं कि आपका लेवल क्या जा रहा है, तैयारी आपकी कितनी है। किसी भी टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम है सीधा कमेंट करें, उस टॉपिक पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लाऊं, ठीक है। जो भी टॉपिक कमजोर चल रहा है आपका, हिंदी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शेयर करिएगा इस वीडियो को, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई के लिए हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरे साथ में है। सिर्फ आप 10 दिन ठहर कर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, ठीक है, बस। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद।